कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ लिया है? बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, बेसिक्स पढ़ लिया है सारा, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ लिया। चलिए अब क्या करना है, आज पढ़ना है इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये सब पढ़ना है। ठीक है, चलो पहले आते हैं इंटरनल एनर्जी। देखो बेटा, क्या आज से हम थर्मोडायनेमिक्स जो एक्चुअली में हमें पढ़ना है, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स का डिटेल है वो आज से शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा वो बेसिक्स था थोड़ा सा, तो आज से जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप क्या करते हैं, 10 मिनट का वीडियो देखते हैं फिर आगे वाले वीडियो में चले जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज इंटरनल एनर्जी से शुरू करते हैं ना। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? बहुत बड़ा टॉपिक है ना। देखो, क्या इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो किसी भी बुक में जाओगे तो लिखा होगा सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जीज होती हैं उन सबका सम टोटल, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। यानी कि मैं इंटरनल एनर्जी को लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी, जिसको कि ई या यू से नोट करते हैं। आप ई से करो, यू से करो, चलो यू से कर लेते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एनर्जीज। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बोला यार ऑल एनर्जीज, ऑल एनर्जीज क्या, तो फिर आप बुक में देखोगे वहां लिखा होता है ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखो बेटा, मेनली अगर मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, तो आपको पता है सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं, ये पता है, हाँ है ना, पर वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, ई वाई। ठीक है, अब वाइब्रेशन है मतलब मोशन है, मोशन मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकती है हम उसके ऊपर बहस करें। तो सॉलिड, अगर सपोज मैंने बोला ये सॉलिड सिस्टम आपके पास है तो एटम मूव तो कर नहीं सकता, पर वो अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकता है, तो वाइब्रेशन। ठीक, अगर आपके पास लिक्विड है, सपोज लिक्विड का सिस्टम है, तो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं, मूव कर सकते हैं जैसे। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी को बोलते हैं ट्रांजिशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल मोशन, ट्रांजिशनल एनर्जी। ठीक है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांजिशनल एनर्जी। अब तो ये भी किसका पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आता है, वाइब्रेशन एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी। अब मॉलिक्यूल क्या है, जैसे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक और मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, रोटेशन भी एक मूवमेंट का पार्ट है, मूवमेंट तो है, तो इसको बोलेंगे ये रोटेशन है। तो ये सब रोटेशन, ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, ये एक तरह के मोशन, ऐसे वाइब्रेट, ट्रांजिशन, मूव कर रहे हैं, रोटेट, घूम रहे हैं, तो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? तो एक गैसेस सिस्टम है, अगर गैसेस है तो गैसेस को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांजिशन मोशन भी होगा इसके अंदर, और रोटेट भी कर सकता है। अगर गैस CO2 का मॉलिक्यूल है रोटेट कर सकता है, O2 का मॉलिक्यूल है रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सिस्टम के अंदर मेनली दो तरह की एनर्जीज होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, अब वो मोशन कितने प्रकार का हो सकता है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। ठीक है, दूसरा सपोज एक सॉलिड सिस्टम है, वो एटम से मिलकर बना हुआ, तो एटम में कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब कितने प्रकार के अट्रैक्शन हो सकते हैं, हमने बोला न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, या एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है।
अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मूवमेंट की वजह से जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट है उसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एनर्जी, रोटेशन है तो रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम जब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इसके अलावा और भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जैसे ओ डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा। मतलब हमने बोला मेरी बॉडी एक सिस्टम है, मेरी बॉडी सेल्स से, एटम से मिलकर बनी हुई, मॉलिक्यूल्स भी हैं इसके अंदर, तो उस पूरी बॉडी की एनर्जी दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या हम उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ये कंसेप्ट है। क्योंकि सोचो ना बेटा, एक एटम के अंदर की एनर्जी निकालना है, एक एटम के अंदर की एनर्जी, तो अभी आप चैप्टर पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें देखना कितनी लंबी लंबी इक्वेशंस हमें ड्राइव करनी पड़ती है सिर्फ एक एटम की एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, अब एक सिस्टम अगर मेरे पास है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई भी सिस्टम है, तो उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो उन सब की टोटल एनर्जी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हम ये बोल सकते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, और कैलकुलेट करना भी नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो चेंज पढ़नी है। चेंज मतलब इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं बताएगा, क्या बताएगा सिस्टम के बारे में? इंटरनल एनर्जी चेंज। जैसे आप टर्म्स पढ़ोगे, यहाँ पे आपने टर्म्स पढ़ी हैं अभी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। तो गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं बताएगा, क्या बताएगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एंथैल्पी कुछ नहीं बताएगा, क्या बताएगा? एंथैल्पी चेंज। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर मुझे बोला जाए कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी हो सकती है क्या? एक बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार के मोशन की वजह से हो सकती है? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशन। वाइब्रेशन समझ में आया ना, अपनी मोशन के वाइब्रेट में। ट्रांजिशन मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। रोटेशनल, अगर मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर सकता है ऐसे। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांजिशनल और वाइब्रेशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन या एटम एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से। इसके अलावा हो सकती है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया यू क्या है? तो हम बोलते हैं यू जो है इट इज अ सम टोटल ऑफ, ये है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस अदर एनर्जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि क्या ये डिफरेंट टाइप्स की इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या? इंटरनल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ बहुत सारी एनर्जी। तो क्या हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहां तक अच्छा मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये क्या है? रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल रोटेशनल एनर्जी, ये वाइब्रेशनल एनर्जी, ये ट्रांजिशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, अदर एनर्जी। तरह बात समझ में आया? हाँ, अब देखो हम क्या बोलते हैं, दूसरी बात हम बोलते हैं कि मेजर कैसे करेंगे। क्या हम इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी का चेंज। फिर उसके बाद जब बुक पे आते हैं कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, एक छोटा सा पीस है मेटल का, उसके अंदर नंबर ऑफ मेटल एटम्स कम, और नंबर ऑफ मेटल एटम्स कम तो उनका वाइब्रेशन रोटेशन कम। तो हम बोलेंगे भैया ज्यादा अमाउंट पे मैटर हमारे पास होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, और कम अमाउंट में होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी।
तो हमने क्या बोला, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पुराना वाली वीडियो देखिएगा, डिटेल में सिखा रखा है कि व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ, ठीक है। दूसरी बात, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ दैट इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ पे डिपेंड करेगी। अब देखो मैंने आपको सिखाया है डिटेल में क्या सिखाया है कि सपोज मेरे पास एक कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ये ए है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए से बी गया और बी से फिर ए आया। अब चाहे आप पाथ यहां से यहां ले जाओ, पाथ ये वाला चूज करो, ये पाथ फर्स्ट है और ये पाथ सेकंड है, ए से बी जाना है, चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, ठीक है। तो फाइनल स्टेट अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम, ठीक है। यानी कि चाहे आप इस पाथ से जाओ ए से बी, चाहे आप इस पाथ से जाओ ए से बी, ठीक है, पाथ मैटर नहीं करता, पाथ मैटर नहीं करता। देखो समझना, हीट और वर्क जो है वो है पाथ फंक्शन, और जितने भी हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, जितने भी हमें मैथमेटिकल फंक्शन हीट और वर्क के अलावा इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वो सारे होंगे स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करते। सपोज एक सिस्टम है, ए से बी गया, इस पाथ से गया, या ए से बी गया, इस पाथ से गया, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो सेम होगा, क्योंकि ए और बी सेम है। मेरी बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। दूसरी बात, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ए से बी गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, बी से आया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, डेल्टा यू जो होगा वो होगा 0, ठीक है। डेल्टा यू जो होगा वो होगा 0, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगा, क्योंकि क्या है, ए से बी या बी से, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल फाइनल स्टेट। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर है, ए से बी गया और बी से ए वापस आया, ए से बी गया और बी से ए वापस आया, तो डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बच्चों? बोलो जल्दी बोलो, फिर आगे चलूंगा। बोलो बोलो बोलो, आगे समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इंटरनल एनर्जी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब तो एक बार फिर देख ले इंटरनल एनर्जी क्या। मैंने बोला इट इज सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, summation of all energies equals to internal energy. Very difficult to calculate. We cannot calculate the internal energy of a system. हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो समझना, नहीं आएगा तो अब ऊपर है। अब हमने बोला कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। अब हमने बोला हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज को लिख रहे हैं डेल्टा यू, ठीक है। अब मैंने बोला कि कंसीडर अ प्रोसेस ए है, ए से बी गया, ठीक है। सपोज मैंने बोला इसकी इंटरनल एनर्जी E1, इसकी इंटरनल एनर्जी E2। तो जब भी चेंज इन स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन मतलब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन बोला, जब भी चेंज इन इंटरनल चेंज, चलो U1 मान लेते हैं क्योंकि U से पढ़ रहे हैं, बाद में कंफ्यूज नहीं होना, ऑल्दो U1 और U2 हम इसको ये भी मान सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए?
बच्चे बोलते हैं सर आपने भी कहा था कि वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? बोला ना या नहीं बोला? हाँ बोला। तो सर जब हम इंटरनल एनर्जी, और आपने ये भी कहा था कि हम चेंज को मेजर कर सकते हैं। हाँ ये भी मेजर कर सकते हैं। तो हमने बोला भैया आप सर लिख रहे हैं U2 माइनस U1, ए की इंटरनल एनर्जी U1, बी की इंटरनल एनर्जी U2। जब आप ए की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बी की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप ये कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने ये बोला कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाउ? कैसे? तो मैंने बोला बेटा थोड़ी देर वेट करो, अभी आते हैं 2 मिनट। अब देखो क्या है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज अगर आपको मेजर करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये बच्चा बैठा हुआ, इसकी जेब में मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, ठीक है। मैंने इस बच्चे को 100 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए। एक्स अमाउंट ऑफ पैसे थे, मैंने इसको 100 रुपए दे दिए। तो अब कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 100 रुपए। अब इसके पास ये अमाउंट कितना हो गया? एक्स्ट्रा। इसके पास पहले कितने पे थे? मैंने इसको 100 रुपए दिए, ठीक है। अब इसके पास एक्स्ट्रा मनी हो गई, तो हमने बोला भाई चेंज कितना हुआ? एक्स्ट्रा माइनस एक्स्ट्रा, वो कितना आएगा? 100 आएगा, है ना? ठीक है। तो हम इस 100 को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब आते हैं इसकी ओर। मैं इसको कई तरीके से बता सकता हूं। हम ये भी बोल सकते हैं, अब किताबों में लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, क्या बोला मैंने? जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो टेम्परेचर चेंज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। क्या बोला? टेम्परेचर चेंज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। सपोज इस ए है, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, इसका टेम्परेचर है T1। मैंने इसमें कुछ भी किया, वो थोड़ी देर में आ रही क्या किया? T1 से इसका टेम्परेचर हो गया T2, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? U2 माइनस U1। चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? T2 माइनस T1। तो अब मैंने बोलता हूं कोई भी प्रोसेस जो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर दे, तो हम बोलेंगे वो प्रोसेस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करे। क्या बोला मैंने? कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर दे, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये आप मेजर कर सकते हैं, हाँ। ये आप मेजर कर सकते हैं, हाँ। तो ये भी आप मेजर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको आया। देखो बेटा क्या, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैं आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा, अभी आगे टॉपिक आएगा, तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बोलूंगा। तो सर आपने क्या बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यस आई एम सेइंग दैट। मैं आपको पहले ही बोला, मैंने कहा एनी सच प्रोसेस व्हिच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करती है, तो इसका मतलब वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करती है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया, इंटरनल एनर्जी चेंज थोड़ा सा समझ में आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। अब सवाल आता है हाउ वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाउ? ठीक है। तो इसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट लॉ, ठीक है, उसमें हम इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ के ऊपर आते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज समझ में आ गया, ठीक है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वहां से आपको इंटरनल एनर्जी चेंज का और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ? इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। बचपन से सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भैया देखो जो भी एनर्जी से रिलेटेड है ना, आपने सुना होगा डेल्टा आईसी का फॉर्मूला mc² है ना, तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर ही आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स, ठीक है, ठीक है, another form of energy appears, अगर एक एनर्जी गायब होती है तो दूसरी फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेल में हम क्या करते हैं, सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका बैटरी का सेल है उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। सी पार्ट क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains the same। अब आइसोलेटेड आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि भैया इट नाइदर एक्सचेंजेस हीट नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स, जैसे आपका थर्मोस्टेट, ना तो हीट अंदर बाहर जाएगी ना मैटर अंदर बाहर जाएगा, कोई एक्सचेंज नहीं हो। जैसे थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क के अंदर चाय काफी देर तक गर्म रहती है तो हम बोलते हैं इट नाइदर एक्सचेंज हीट नॉट मैटर फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये है डिफरेंट स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम यहां से हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएंगे। यह समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, इजी था, ठीक है। अब ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, समझिएगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं सबसे पहली बात, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएगा, यानी कि डेल्टा यू के बारे में बताएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम can be changed in two ways, ठीक है। हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, अगर आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मजा नहीं आएगा। अगर आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, दैट कैन बी चेंज इन टू वेज, ठीक है। पहला, या तो सिस्टम को हीट दो, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी इज वन। अगर आपने हीट सप्लाई करी तो पॉजिटिव, हीट बाहर निकली सराउंडिंग्स में तो नेगेटिव। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर चेंज करनी है तो दैट कैन बी चेंज इन टू वेज, या तो सिस्टम को हीट दो पॉजिटिव, या सिस्टम से हीट बाहर निकालो नेगेटिव, या तो सिस्टम पे काम करो, इसको क्या बोलेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी, यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया। हाँ बोलोगे सर कैसे किया, अभी सिखाते, 2 मिनट वेट करिए। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो सिस्टम को हीट दो या हीट बाहर निकालो, हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। या तो सिस्टम पे काम करो या सिस्टम को काम करने दो, वर्क
डन बाय द सिस्टम। सिस्टम को हीट दोगे पॉजिटिव, सिस्टम से हीट लोगे नेगेटिव, सिस्टम पे काम करोगे पॉजिटिव, सिस्टम काम करेगा नेगेटिव। पता याद समझ में आ गया? ठीक है, अब समझिए, मैंने बोला मेरे पास एक सिस्टम है, कंसीडर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, समझिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अभी दिखाई दे रहा है, गुड। मेरे पास है ए, इसको मुझे चेंज करना है बी में, इसकी है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, क्या बोला? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, और हमने मान लिया लेट U2 जो आएगी वो आएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। क्या बोला? इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। अब मुझे ए से बी बनाना है, बनाना नहीं है कुछ भी, अभी मेरे पास बी नहीं है, मैंने बनाया जब बी बन जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो जाएगी बेटा। अब ए से बी बनाना है, तो मैंने बोला मेरे पास है U1, इसमें मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की। ठीक है, क्या बोला मैंने? Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की। ठीक है, तो क्या होगा? हीट एडेड टू द सिस्टम, तो Q1 प्लस Q। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे मैं ए में Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा, हो सकता है ए बी में कन्वर्ट हो जाए। नहीं हुआ, सपोज मान लेते नहीं, ए बी में चेंज नहीं हुआ, तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई? हुई, कितनी? प्लस Q, क्योंकि हमने अभी बोला हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज इंटरनल एनर्जी, ए की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? पहले कितनी थी? U1। हमने क्या किया? Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, तो इंटरनल एनर्जी बिकम्स U1 प्लस Q। अब मैंने उस पे W वर्क किया, मैंने काम किया, हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, एंड सपोज A चेंजेस टू B, सपोज जैसे मैंने W वर्क किया A B में चेंज हो गया, तो ये सारी की सारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? B की एनर्जी कितनी है? दोबारा एक बार फिर, मेरे पास A है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? ठीक है, मैंने इस पे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की। अब दिमाग में आ रहा है सर, ले भी सकते हैं, हाँ ले भी सकते हैं, पर अभी लेके चलो कि मैंने इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, और उसकी A की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई U1 प्लस Q, पर A B में कन्वर्ट नहीं हुआ। मान लिया बच्चों। अब सपोज मैंने W वर्क डन किया, ठीक है, मैंने काम किया, तो दैट वर्क will be added to the internal energy system, अभी बताया। और जैसे मैंने W वर्क काम किया, A B में कन्वर्ट हो गया, तो सारी की सारी एनर्जी किसकी हो जाएगी? B की कितनी है? U2। ठीक है, तो इसको ऐसा लाएंगे U2 माइनस U1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस U1 में थोड़ी देर पहले बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं? U2 माइनस U1, तो उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये है पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्या समझ में आया? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, हीट प्लस वर्क डन, हीट प्लस वर्क डन। कांसेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आ गया? गुड। अब देखो क्या होगा, अगर मेरे पास गैसेस सिस्टम है, इसको हटा दूं, अगर समझ में आया? अगर मेरे पास गैसेस सिस्टम है, इसको हटाया था पूरा, ए और बी को रहने देते हैं बस। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा। सपोज मेरे पास एक गैसेस सिस्टम है, क्या पढ़ चुके हो, ये मूवेबल पिस्टन है, बाहर से प्रेशर लगा हुआ P एक्सटर्नल, ठीक है, वॉल्यूम है V1, जैसे मैंने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, ठीक है, ये पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है, P एक्सटर्नल को रहने देते हैं और पिस्टन पहुंच गया यहाँ। तो अब क्या हुआ? पहले क्या था? A था, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना था? V1। अब मैंने जैसे ही Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की,
गैस एक्सपैंड हो गई, अब वॉल्यूम कितना हो गया V2। तो गैस एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ अ गैसेस सिस्टम, ठीक है। कौन काम कर रहे हैं, वर्क इज डन, कौन, मैं तो नहीं कर रहा हूं ना, गैस अपने आप, मैं क्यों वांट टू सप्लाई के लिए गैसेस एक्सपैंड हो गई, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। किसने किया, गैस ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, एंड द वर्क डन इज गिवन एज, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, वर्क डन इज इक्वल टू P into V2 minus V1, और उसको लिखते हैं डेल्टा V, P डेल्टा V, P एक्सटर्नल लिखिए। अब काम किसने किया, सिस्टम ने, तो वर्क डन को क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7, ठीक है बच्चों, यहां तक आया। अब सेकंड को उठा के फर्स्ट में पुट करो, सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस वर्क डन की जगह क्या हो जाएगा, P डेल्टा बाय P एक्सटर्नल डेल्टा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। पता समझ में आया, ठीक। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब देखो बेटा, क्या जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पढ़ लेते हैं, तो यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अब मैं, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से हुई, कैसे होती है, या तो सिस्टम को हीट दो, या सिस्टम से हीट लो, या सिस्टम पे काम करो, या सिस्टम को काम करने दो, ठीक है। तो हमने बोला भैया हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गई, Q प्लस W या Q माइनस P डेल्टा V, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो याद समझ में आया, हाँ या नहीं, याद है कोई प्रॉब्लम, तो हमने क्या पढ़ लिया, इसमें इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। अब हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन पे आते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चों, अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन पे आते हैं। हमने भी फर्स्ट लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी पढ़ा, इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ा, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा फर्स्ट लॉ का। तो क्या कंक्लूजन निकाला, चलिए आते, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या निकला, क्या निकला, फर्स्ट लॉ से हमने क्या निकला, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये निकला। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, जो हमारी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, जैसे आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उस पे लगा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। पहला है मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास, और इसको क्या लिखते Q माइनस P डेल्टा V, if work is done by the system, ठीक है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, पढ़ा रहे हैं, अब पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा आपने तो फंसोगे। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है बेटा जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो देयरफॉर डेल्टा V 0 होगा, भाई डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है इसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेल्टा V 0। अब 0 अगर पुट करोगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q, ठीक है। Q मतलब V, तो डेल्टा E किसकी वैल्यू बोलोगे, QE, तो हम क्या बोलेंगे, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम
इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज, इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अगर आप जो बोले व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, कि भैया देखो अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, क्या बोला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है, तो जो भी आप उसको हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब इसी कारण हम क्या यूज करते हैं, समझो, इसलिए अब हम हीट को इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में नहीं पढ़ते। इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट सप्लाई, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पर अब ये बताओ डे टू डे लाइफ में आप खुद सोचो, चाय बनाते हैं वॉल्यूम चेंज होता है, लैब में टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं वॉल्यूम चेंज होता है ना, वॉल्यूम बाहर निकलता है, भाप बनती है, वेपर्स बनते हैं। तो वहां पे जो हीट सप्लाइड की उसको हम इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं बोल सकते। तो डे टू डे लाइफ में इंटरनल एनर्जी चेंज का कोई ज्यादा यूज नहीं है। यहां तक समझ में आया? आगे चले। सेकेंड क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी चेंज क्या, मैंने बोला कोई भी प्रोसेस अगर टेम्परेचर को चेंज करता है, मैंने आपको ये बताया था कि सपोज अगर आपके पास एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो मैंने कहा था डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, इस तरह डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, एंड मैंने कहा था डेल्टा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। हाँ या ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने बोला अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो T डेल्टा T इज इक्वल टू 0, बट सिंस डेल्टा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डेल्टा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है। अब ये डेल्टा U ही रखो यार, बार बार चेंज मत करो, डेल्टा U ही रखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा U इज आल्सो इक्वल टू 0, U है ये, हाँ U, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये था। अब डेल्टा U 0 हो गया तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू माइनस W, हो गया या नहीं हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब ऊपर एक का ध्यान से सुनना, अब वर्क डन नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे द हीट सप्लाइड, क्यों क्या है, हीट सप्लाइड, द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is equal to the work done by the system। नेगेटिव आ रहा है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, बेटा समझ में आया था, ठीक है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। याद रखा क्या, तो दो प्रोसेस होगी, कौन कौन सी, आइसोबैरिक हो गई, आइसोथर्मल हो गई, ठीक है। तीसरी है एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें हीट क्या, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q 0 हो जाएगा तो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू, बोलो हाँ या ना, तो क्या लिखोगे इसको, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क, क्योंकि ये 0 होगी ना बेटा, ये देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे, अगर सपोज आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे, सपोज आपको टेस्ट ट्यूब में मैम ने बोला कि बेटा A में B मिला और जैसे तू A में B मिलाएगी तेरा कलर पिंक आ जाएगा, ठीक है। तो कलर पिंक आ जाएगा, इसका मतलब कोई कंपाउंड C बना। अब तूने A और B में, किसी बच्चे ने A में B मिलाया, उसका कलर पिंक नहीं आया, बाकी सबका आ गया, उसका कलर पिंक नहीं आया।
तो रोने लगी, मैम के पास गई, मैम इसको दवा ही नहीं रहा। तो मैम क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हाथ रखेगी, उसको जोर से शेक कर रही है, ऐसे जोर से शेक कर रही है, मतलब वर्क इज डन ऑन द, शी इज ट्राइंग टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हीट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, किसमें, एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट है। तो जब वो बच्ची ए में बी मिला रही है एंड शी इज एक्सपेक्टेड द कलर टू चेंज, यानी कि शी इज एक्सपेक्टिंग सी, सी का कलर पिंक है, सी बनेगा तब पिंक आएगा। अगर उसका नहीं आया तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी चेंज नहीं हुई। तो क्या करेगी, मैम के पास जाएगी, मैम ने उसको ऊपर अपना अंगूठा रखा और जोर से उसको शेक कर दिया। शेक करने पे क्या हुआ, मैम ने उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी, और जैसे ही मैम ने शेक किया तो कलर पिंक आ गया। इसका मतलब क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। तो 3 प्रोसेस हमने पढ़ ली, ठीक है, कंक्लूजन की। अब लास्ट एक और बचा, कौन सा बचा, एडियाबेटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको हटा दो, चलिए बढ़िया। आप पॉज करके नोट करिए, कीजिए बेटा फटाफट, है ना। फिर आगे चलते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके फटाफट, ठीक है। बस लास्ट देखो, चौथा, और आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। भैया प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसमें हीट और वर्क दोनों यूज होंगे, हाँ होंगे। तो मैं लिखता हूं, लेट QP is the heat supplied to the system, ठीक है, and let W work is done by the system. एक मिनट, heat supply system at constant pressure and let W is the work done by the system, ठीक है। Then change in internal energy delta U is given as, अब याद रखना वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस डब्ल्यू, और क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मैंने बोला हाँ यार, मैंने बोला वर्क डन सिस्टम ने किया, ठीक है। अब वर्क डन को हम पी डेल्टा वी लिखते हैं, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, u2 माइनस u1, u है बेटा मेरा, हाँ v मत समझना, u2 माइनस u1 प्लस p को लिख सकते हैं v2 माइनस v1, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा खोल दो, तो qp इज इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस pv2 माइनस pv1, इसको लिखते हैं u2 प्लस pv2 माइनस u1, u1 प्लस pv1, इसको ब्रैकेट में, ठीक है। अब u इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क को लिखते हैं h को बोलते हैं एंथैल्पी, तो इसको लिखेंगे h2 माइनस h1 qp, ठीक है, और h इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो qp क्या आ जाएगा, qp क्या आ जाएगा, qp h2 माइनस h1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा h, ठीक है, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो अब इसको क्या लिखूंगा, ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड को फर्स्ट में करो, सेकंड एंड फर्स्ट,
ठीक। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू। ठीक है, आया ना, हो गया। इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हो गया। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी। ठीक है, तो ये क्या है, एंथैल्पी चेंज। एक और निकल गया। अब इसको हमें पढ़ना है डिटेल में, इसको पढ़ना है एंथैल्पी चेंज को पढ़ना है। अभी देखो ये सब न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज आपने क्या किया, आज के वीडियो में आपने क्या किया, मेरे ख्याल से खत्म हो गया है ना। तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर वॉल्यूम। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर वॉल्यूम। तो आज आपने इसमें क्या पढ़ा, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म क्या बताया सिस्टम के लिए, इंटरनल एनर्जी, वो आपको समझ में आया। इंटरनल एनर्जी चेंज समझ में आया। फिर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफरेंट प्रोसेसेस में लगाया, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, है ना, और डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकाले। तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैसेज में क्वेश्चन लिख के आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।